हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल पीपी स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो हमारे न्यू पैटर्न एग्जाम के लिए VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो आप लोगों के पास जल्दी पहुंचे। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछ रहा है जाति की परिभाषा दे। जाति की परिभाषा दे, तो इसका आंसर जान लेते हैं दोस्तों। जाति एक सामाजिक समूह है। जाति एक सामाजिक समूह है जो अपने सदस्यों को खान पान, विवाह, व्यवसाय और सामाजिक संपर्क के संबंध में कुछ प्रतिबंध मानने के लिए निर्देशित करता है। यानी जाति के अनुसार खान पान, विवाह, व्यवसाय, सामाजिक, यानी ऐसे बहुत सारे संबंध है जो जाति के अनुसार प्रतिबंधित करता है। तो इस प्रकार जाति के परिभाषा के बारे में हम लोग समझ गए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और एक बात और बता दें कि जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को इस वीडियो में बताया जाएगा सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और साथ में इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, धर्मनिरपेक्षता आप क्या समझते हैं? धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका आंसर जान लेते हैं। धर्मनिरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षतावाद सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांत प्रस्तुत सर्वाधिक जटिल शब्दों में से एक है। धर्मनिरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षतावाद सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांत प्रस्तुत सर्वाधिक जटिल शब्द में से एक है। पश्चात संदर्भ में इन शब्दों में मुख्य भाव चर्च और राज्य की पृथकता का द्योतक है। एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति या राजा वह होता है जो किसी शेष धर्म का अन्य धर्म की तुलना में पक्ष नहीं लेता है। इस तरह धर्मनिरपेक्षता धार्मिक उग्रवाद का विरोधी भाव है। यानी कि अपने भाषा में इसे समझे तो धर्मनिरपेक्षता उसे कहा जाता है जो किसी एक धर्म के पक्ष में वह अपना मत न दे, यानी कि वैसा देश जिसमें सभी धर्मों का समान अधिकार होता है उसे ही धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आधुनिकीकरण को परिभाषित करें। तो इसका आंसर जान लेते हैं। आधुनिकीकरण परिवर्तन की वह प्रक्रिया है जिसमें एक देश अल्प विकसित अवस्था से विकास की ओर अग्रसर होता है। यानी आधुनिकीकरण वह एक प्रक्रिया है जिसमें एक अल्प विकसित देश अपने विकास की ओर जब अग्रसर होता है, बढ़ता है, तो उसे ही आधुनिकीकरण कहते हैं। आधुनिकीकरण में औद्योगिक विकास, नगरीकरण, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय को विकास का सूचक माना जाता है। आधुनिकीकरण में बहुत सारे आय जैसे हो गया, राष्ट्रीय आय हो गया, प्रति व्यक्ति आय हो गया और औद्योगिक विकास हो गया, नगरीय विकास हो गया। इस तरह के जितना भी यहाँ पे विकास हुआ है वह इसी आधुनिकीकरण से होता है। तो इस प्रकार हम लोग आधुनिकीकरण को परिभाषित कर लिए अपने शब्दों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जाति व्यवस्था की विशेषताओं की विवेचना करें। तो इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं दोस्तों। इसका आंसर है जाति एक प्राचीन सांस्कृतिक संस्थान है। जाति है सो एक प्राचीन सांस्कृतिक संस्थान है जो कि हजारों वर्षों से भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का हिस्सा है। जाति है सो भारत का हजारों वर्षों से भारतीय इतिहास तथा संस्कृति का हिस्सा है। जाति भारतीय उपमहाद्वीप से जुड़ा अनूठा संस्थान है। जाति व्यवस्था अपने आप में अपवाद है। जाति व्यवस्था है सो अपने आप में अपवाद है। यह हिंदू समाज की संस्थानात्मक विशेषता है, पर इसका प्रचलन भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य धार्मिक समुदायों में भी फैला है। तो इसका एको करके देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे है जाति की सदस्यता के साथ विवाह संबंधी कठोर नियम शामिल होते हैं।
अर्थात विवाह समूह के सदस्यों में ही हो सकता है। अब इसका नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट में है, जातियों में हमेशा उपजातियाँ होती है। जाति में हमेशा उपजाति होती है और कभी कभी उपजातियों में भी उपजातियाँ होती है और कभी कभी उपजाति में भी उपजातियाँ होती है। तो इस प्रकार हम लोग जाति के बारे में हम लोग समझ गए। जो क्वेश्चन था हमारा, जाति व्यवस्था की विशेषताओं का विवेचना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, जनजातीय समस्याओं के कारणों पर प्रकाश डालें। तो इसका आंसर जान लेते हैं। जनजातीय क्षेत्रों में राष्ट्रीय विकास के कारण बड़े बड़े बांध बनाए गए हैं, कारखाने स्थापित किए गए हैं, बहुत से क्षेत्रों को खुदाई हुई है, बहुत सारे क्षेत्रों की खुदाई भी हुई है। इन सब से जनजातीय लोगों को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है और इन सभी जनजातीय लोगों को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। वनों की कटाई व कारखानों की स्थापना के कारण जनजातियों को अपना आश्रय स्थल छोड़ना पड़ा है तथा वनों की कटाई तथा कारखानों की स्थापना के कारण जो जनजाति होते हैं उसका आश्रय छोड़ना पड़ा है। वनों की कटाई से उन्हें भारी धक्का लगा है और वनों की कटाई से उन्हें भारी धक्का लगा है क्योंकि उसका आश्रय ही वन है। जमीनों पर मालिकाना अधिकारों के कारण जनजातीय लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और जमीनों पर मालिकाना अधिकारों के कारण जनजातीय लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। तो इस प्रकार हम लोग जनजातीय समस्याओं के बारे में हम लोग समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, सामाजिक परिवर्तन में पंचायती राज की भूमिका की विवेचना करें। तो इसका आंसर जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पंचायत शब्द का प्रयोग 5 पंचों के लिए होता है। पंचायत शब्द का प्रयोग 5 पंचों के लिए होता है। ध्यान दीजिएगा, जो गांव के सामूहिक मामलों पर फैसला करते हैं। जो 5 पंच होते हैं वह गांव के सामूहिक मामलों पर फैसला करते हैं। यह एक स्वशासित संस्था है। पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर है। पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर है। कौन कौन है उसके बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट में दिया हुआ है जिला स्तर पर जिला परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद। सेकेंड में ब्लॉक स्तर पर प्रखंड समिति तथा तीसरा है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। तीसरा है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। अब इसके आगे में देख लेते हैं। ग्राम पंचायत के सदस्य ग्राम सभा में चुने जाते हैं। ग्राम पंचायत के सदस्य ग्राम सभा में चुने जाते हैं। कुल सीटों में 33% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है। कुल सीटों में 33% स्थान है सो महिलाओं के लिए पहले से आरक्षित है। इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन में पंचायती राज की अहम भूमिका है। इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन में पंचायती राज की अहम भूमिका है। अब गांव के ही लोग स्थानीय स्तर पर पंचायत में निर्वाचित होकर स्थानीय शासन का कार्यभार संभालते हैं। अब गांव के ही लोग स्थानीय स्तर पर पंचायत में निर्वाचित होकर स्थानीय शासन का कार्यभार संभालते हैं। तो इस प्रकार हम लोग समझ गए कौन सा क्वेश्चन था, सामाजिक परिवर्तन में पंचायती राज की भूमिका। सामाजिक परिवर्तन में पंचायती राज की भूमिका के बारे में हम लोग समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रवाद पर प्रकाश डालें। राष्ट्रवाद पर प्रकाश डालें। तो इसका आंसर जान लेते हैं। जब उपनिवेशवाद के शासक अपने उपनिवेश के लोगों पर अत्याचार करने लगते हैं तो राष्ट्रवाद का जन्म होता है। जब उपनिवेशवाद के शासक अपने उपनिवेश के लोगों पर अत्याचार करने लगते हैं तो राष्ट्रवाद का जन्म होता है। राष्ट्रवाद एक ऐसी अवधारणा है जिसमें लोग शोषण मुक्त होना चाहते हैं। राष्ट्रवाद एक ऐसी अवधारणा है जिसमें लोग शोषण मुक्त होना चाहते हैं। सभी लोग चाहते हैं कि हमारे साथ शोषण ना हो। इसके लिए राष्ट्रवाद आंदोलन चलाकर लोग देश को स्वतंत्र करना चाहते हैं। इसलिए राष्ट्रवादी आंदोलन चलाकर देश को स्वतंत्र करना चाहते हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण भारतीय राष्ट्रवाद है।
राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता आंदोलन करके ही भारत के लोगों ने अंग्रेज़ों को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया था और भारत स्वतंत्र हो गया था। इसका जो राष्ट्रवाद का एक इसका उदाहरण है सो एक यह भी कह सकते हैं कि हमारा जो भारत के लोग हैं सो अंग्रेज़ों पर राष्ट्रवाद आंदोलन कर राष्ट्रीय आंदोलन करके अपने राष्ट्रीय आंदोलन तथा स्वतंत्रता आंदोलन करके अपने देश को आज़ाद किए थे और भारत स्वतंत्र हो चुका था। तो इस प्रकार हम लोग समझ गए कि राष्ट्रवाद क्या है सो और राष्ट्रवाद के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आधुनिकीकरण की विशेषताएं क्या है? आधुनिकीकरण की विशेषताएं क्या है? तो इसका आंसर जान लेते हैं दोस्तों। आधुनिकीकरण एक बहुआयामी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया है। आधुनिकीकरण एक बहुआयामी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया है जो समाज के सदस्यों के जीवन को एक नया रूप प्रदान करती है। आधुनिकीकरण है सो समाज के सदस्यों को अपने जीवन को जीने की एक नया रूप प्रदान करती है। आधुनिकीकरण की निम्नलिखित विशेषताएं होती है जो निम्नलिखित है। अब इसका निम्नलिखित विशेषताएं के बारे में जान लेते हैं आधुनिकीकरण के। पहला है, इससे शिक्षा स्तर में वृद्धि हुई है। आधुनिकीकरण से शिक्षा स्तर में वृद्धि हुई है। सेकेंड में, इससे जनसंचार साधनों का विकास हुआ है। इससे जन संचार साधनों का विकास हुआ है। थर्ड है, इससे परिवहन और संचार साधनों का विकास हुआ है। आधुनिकीकरण से परिवहन तथा संचार साधनों का विकास हुआ है। और 4 नंबर में है, इससे प्रजातांत्रिक राजनीतिक संस्थाओं का विकास हुआ है। आधुनिकीकरण से प्रजातांत्रिक राजनीतिक संस्थाओं का विकास हुआ है। 5वां में है, इससे नगरों का विकास और जनसंख्या की गतिशीलता बढ़ती है। आधुनिकीकरण से नगरों का विकास और जनसंख्या की गतिशीलता भी बढ़ती है। नेक्स्ट है 6 नंबर, इससे संयुक्त परिवार के स्थान पर एकाकी परिवार का विकास हुआ है। और 7 में है इसका, वस्तुओं और सेवाओं की खरीद बिक्री के लिए बाजारों का विकास होता है जिससे परंपरागत वस्तु विनिमय प्रणाली की समाप्ति होती है। और जिसमें है सो आधुनिकीकरण से वस्तुओं और सेवाओं के खरीद बिक्री के लिए बाजारों का विकास हुआ है जिससे परंपरागत वस्तु विनिमय प्रणाली की समाप्ति हुई है। विनिमय प्रणाली की समाप्ति हुई है आधुनिकीकरण के द्वारा। अब इसका 8 नंबर पॉइंट में है, आधुनिक सुख सुविधाओं और चिकित्सा सुविधाओं का विकास हुआ है। आधुनिक सुख सुविधाओं और चिकित्सा सुविधाओं का विकास हुआ है। अब इसका नेक्स्ट है, इससे लोगों का रहन सहन का स्तर ऊंचा उठता है। आधुनिकीकरण से लोगों का रहन सहन का तरीका से बहुत बदल गया है। अब 10 नंबर में, इससे देश का विकास तीव्र गति से होता है। आधुनिकीकरण के कारण देश का विकास होता है सो तीव्र गति से होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में महिला आंदोलन की विशेषताओं का वर्णन करें। भारत में महिला आंदोलन की विशेषताओं का वर्णन करें। तो इसका आंसर जान लेते हैं दोस्तों। भारत में महिला सशक्ति के लिए समय समय पर महिला आंदोलन चलाए गए हैं। भारत में महिला सशक्ति के लिए समय समय पर महिला आंदोलन चलाए गए हैं। इस आंदोलन के अंतर्गत महिलाओं की दशा सुधारने का प्रयत्न किया गया है। महिलाओं की सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए देश में महिला आंदोलन किए गए हैं। देश का जो सामाजिक स्थिति है, राजनीतिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, उसको सुधारने के लिए महिला आंदोलन किए गए हैं। इन आंदोलनों में महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने की आवाज़ बुलंद की है। यही कारण है कि वर्तमान समय में महिला आंदोलन के कारण ही महिला सशक्तिकरण होने लगा है। महिला आंदोलन के कारण बहुत सारे आर्थिक आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन है सो उसके कारण है सो महिला सशक्तिकरण होने लगा है। अब इसका आगे देख लेते हैं।
भारत में महिला आंदोलन के विभिन्न लक्षण या विशेषताएं हैं जिन्हें विचार बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। जिन्हें भारत में महिला आंदोलन की विभिन्न लक्षण हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं और विशेषताएं। भारत में महिला आंदोलन चलाने का उद्देश्य महिलाओं की दशा में सुधार करना है जिससे कि महिला सशक्तिकरण हो सके। यहाँ पे बोल रहा है भारत में महिला आंदोलन चलाने का उद्देश्य महिलाओं की दशा में सुधार करना है जिससे कि महिला सशक्तिकरण हो सके। सेकेंड में महिला आंदोलन चलाए जाने के कारण ही भारत के संविधान में महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने के लिए व्यवस्थाएं किए गए हैं। महिला आंदोलन चलाए जाने के कारण ही भारत के संविधान में महिलाओं की जीवन स्तर को सुधारने के लिए व्यवस्थाएं किए गए हैं। समय समय पर कानूनी रूप में महिलाओं के हित और कल्याण के लिए काम किए गए हैं। भारत की जो सशक्तिकरण के कारण ही इसके संवैधानिक तौर पर इसको बहुत सारे उसको क्या बोलेंगे हेल्प किया गया, मदद किया गया है संवैधानिक तौर पर भी। अब इसका आगे देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट, भारत में महिला आंदोलन समाज सुधारकों के द्वारा चलाए गए हैं। भारत में महिला आंदोलन से बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक कार्य करने वाले लोग होते हैं उसके द्वारा चलाए गए हैं। इनकी स्थिति को सुधारने के लिए मांग किए गए हैं और जो लोग होते हैं सामाजिक सुधार लोग वो महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए मांग करते हैं। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर अपने शब्दों में आसानी से समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में कृषक आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी डालें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसको नोट्स करते जाइएगा और जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है सभी इंपॉर्टेंट है। आप लोग यह बात दिमाग में रखिएगा और जितना भी पॉइंट बताया सभी पॉइंट बाय पॉइंट आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। भारत में कृषक आंदोलन में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रवेश से औद्योगिकीकरण आरंभ हुआ है। भारत के कृषक आंदोलन में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रवेश से औद्योगिकीकरण आरंभ हुआ है। सन 1860 ईस्वी में बंगाल में और 1917 में गुजरात के खेड़ा में कृषक आंदोलन शुरू हुए हैं। कृषक आंदोलन 1860 ईस्वी में बंगाल में हुआ था और 1917 ईस्वी में गुजरात में हुआ था। किसान सभा और एका नाम से कृषक आंदोलन 1920 से 1922 ईस्वी में आरंभ हुआ। इसी तरह 1836 से 1896 का मालाबार आंदोलन तथा 1930 से 1951 का तेलंगाना आंदोलन हुआ। स्वतंत्रता के बाद पलामू मुक्ति संघर्ष तथा बंधुआ मुक्ति मोर्चा जैसे आंदोलन बंधुआ मजदूर के विरोध हुआ। इसके अतिरिक्त चौधरी चरण सिंह, देवीलाल, राजनारायण, नाना देशमुख, महेंद्र सिंह टिकैत आदि नेताओं ने किसान आंदोलन किया है। तो इस प्रकार हम लोग की कृषि आंदोलन यानी कृषक आंदोलन के बारे में हम लोग आसानी से समझ गए जो इंडिया में हुआ था और कब हुआ था सो भी। तो आप लोग पॉइंट बाय पॉइंट आप लोग इसको याद कर लीजिएगा ताकि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसी से पूछेगा, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग उसे सोल्व कर सके। तो इसी प्रकार सभी सब्जेक्ट का वीडियो इसी चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।